नमस्कार, साधना प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में बिहार झारखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र की हुई शुरुआत। पहले ही दिन नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। मुकेश सहनी ने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का किया बहिष्कार। मानसून सत्र को लेकर पटना में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता। मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी रहे मौजूद। रांची में आजसू पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने ली शपथ। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और सावन के पहले सोमवार पर बीजेपी ने सूबे की जनता को दी बधाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ कोरोना का टीका लेने की अपील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 5 दिनों का मानसून सत्र 30 जुलाई तक चलने वाला है, लेकिन आज पहले ही दिन नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिहार सरकार में पशु और मत्स्य पालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अपने सभी विधायकों के साथ एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी कल से ही नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी बीजेपी से है, क्योंकि उन्हें कल उत्तर प्रदेश के बनारस में पूर्व सांसद फूलन देवी की शहादत दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया। यूपी पुलिस एयरपोर्ट पर ही मुकेश सहनी को रोक दी गई थी। तब मंत्री ने कहा था कि ऐसी घटनाएं बीजेपी सरकार के सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर सवाल खड़ा करती है। बनारस में प्रशासन के द्वारा सख्ती किए जाने पर मुकेश सहनी ने कहा था कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई लंबी है, इसलिए इन सब चीजों से हम नहीं डरते हैं। बिहार में हमारी सरकार बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। हमें कोई भी दबाने की कोशिश करेगा तो हम दबने वालों में से नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का सरकार जो निर्णय लिया है वो अपने हिसाब से वो जो भी लिए हैं और मेरा डर दिखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्टैंड-अप मल्ला का ताकत पूरे देश में फैल रहा है। और कल 5000 पुलिस बनारस में सरकार ने उतार दिया और अपने तरीके से सारे कार्यक्रम को रोक दिया। तो कहीं न कहीं सरकार अच्छा काम नहीं किया। खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमेशा विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज से शुरू हुए बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। नए विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में हुए इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी मंत्री, सत्ता पक्ष के सभी विधायक और विधान पार्षद बैठक में शामिल हो रहे। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बार मानसून सत्र कोरोना वायरस के कारण बेहद छोटा रखा गया है। 5 दिनों के इस सत्र में आज पहले दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है और कल से लेकर 30 जुलाई तक सदन की कार्यवाही चलेगी। विधानसभा और विधान परिषद में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाने हैं, जिन पर चर्चा भी होगी। सत्ता पक्ष की कोशिश है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायकों और विधान पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सकारात्मक राजनीति पर आगे बढ़ते हुए सदन में अपनी भूमिका निभाएं। विपक्ष अगर जरूरी मुद्दों को उठाता है तो सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों को इस बात पर सचेत रहना है कि विपक्ष कहीं से भी अफवाह वाली राजनीति न करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ और कोडरमा जिले के प्रखंड कमेटी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के द्वारा हरमू रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी पदाधिकारियों से सीधा संवाद भी किया गया। पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई कि कोरोना काल में तत्कालीन सरकार के द्वारा क्या कार्य हुआ है, उसका जायजा आजसू के कार्यकर्ता के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी को मजबूती देने के लिए आजसू में लगातार नए कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा है। रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी समेत रांची से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि आगामी दिनों में पार्टी का जो भावी कार्यक्रम 8 अगस्त से निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर पार्टी ने सामाजिक न्याय आंदोलन का शुरुआत
करने का घोषणा की है। खासकर पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की बात वर्तमान सरकार ने कही थी, वो अधूरी है और सरकार ने ये भी घोषणा किया था कि 2021 नियुक्त का वर्ष होगा। सरकार गठन से लेकर आज तक 10 लाख लोगों को रोजगार से हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक भी युवा की नियुक्ति नहीं हुई है। सुदेश महतो ये साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण झारखंड के युवा बेरोजगारी का देश झेल रहे हैं। पार्टी का पूरे राज्य में सब प्रखंड इकाइयों का, नगर इकाइयों का पुनर्गठन का काम चल रहा है और उसी में पुनर्गठित सभी कमेटियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम वर्चुअल रूप से हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। हर दिन 2 जिला 3 जिला का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 100 प्रखंडों का सीधा संवाद मेरे साथ हो गया है। इन सभी प्रखंडों पर 15 सितंबर तक कार्यशाला प्रारंभ करना है ताकि सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के संदर्भ में राज्य के वर्तमान हालात पर और भविष्य के कार्यक्रमों पर हम लोग चर्चा कर सकें। खबर कटिहार से है, जहां जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। मौके पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू विकास की राजनीति पर आगे बढ़ते हुए अब जमात की पार्टी बन चुकी है। सभी वर्ग समुदाय के लोगों के बीच जेडीयू के प्रति आस्था बढ़ी है। आने वाले दिनों में जेडीयू और मजबूत होगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक की भी खबर है। जनता दल का जिला कक्षा की बैठक में भाग लेने के लिए हम और यहाँ जो राज्यों में हमारे पदाधिकारियों ने जो मांग है उससे नया जमीन साथ ही साथ लोग काम कर रहे हैं। उसी रूप से हमारे फैसला चुनाव के बाद बदलाव हुआ जो हम लोग चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तोपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जातिगत जनगणना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने कार्यक्रम को कर रही है। केंद्र सरकार का जो भी निर्णय है हम उनके साथ हैं। जातिगत जनगणना देश में नहीं होगी। जो निर्णय हुआ है वो बहुत सोच समझकर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस विषय को लेकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। अपने कार्यक्रमों को कर रही है और सरकार जो भी निर्णय लेती है हम लोगों के साथ है और सरकार का निर्णय बहुत सोच समझ कर। केंद्र सरकार का निर्णय केंद्र सरकार के निर्णय के साथ है या राज्य सरकार के निर्णय के साथ? भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कांग्रेस के विधायक विक्सल कुंगारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 6 महीने पहले 50 करोड़ लेकर सरकार गिराने का ऑफर मिला था, लेकिन विधायक जी ने इस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। ऐसा नहीं करके उन्होंने संविधान के आर्टिकल 51A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12 का उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सभी आरोप की जांच होनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने के जुर्म में विधायक पर FIR होना चाहिए। वो सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को दे दी थी, उन्हें FIR दर्ज करना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस के माननीय विधायक श्री विक्सल कुंगारी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें 6 माह पूर्व 50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था सरकार को अस्थिर करने के लिए। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12 की बात करें या भारत के संविधान के आर्टिकल 51A की बात करें तो दोनों में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आपको कोई इस तरह का ऑफर देता है और आप इस बात को छिपाते हैं तो आप खुद दोषी हैं। तो हम तो राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विक्सल कुंगारी जी को इस बात के लिए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए। मुकेश सहनी की नाराजगी पर जेडीयू MLC संजय सिंह ने कहा है कि मुकेश सहनी ही बताएंगे वो क्यों नाराज हैं। नाराजगी है तो मिलकर दूर किया जाएगा। साथ ही सम्राट चौधरी मामले पर संजय सिंह ने कहा ऐसे नेताओं को शीर्ष नेतृत्व से पहले बात कर लेनी चाहिए। नीतीश कुमार राजनीति के धरोहर हैं। मुकेश सहनी बताएंगे ना, आप नहीं बताइएगा। मुकेश सहनी को सरकार में तवज्जो नहीं मिलता। अरे सरकार में उनको तवज्जो मिलता है, मिल बिठ के बात हम लोग कर लेंगे। हम लोग ऐसा कोई तवज्जो नहीं मिलता है सरकार में। नहीं एनडीए में तवज्जो मिलता है, उनका कोई कष्ट होगा उनको दूर कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, इस तरह की बातें क्या जो इस तरह के बात बोल रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजनीति के धरोहर हैं और ऐसे मंत्री जो इस बात को रखते हैं तो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत भारत के इतिहास में क्या रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी पुलिस और मुकेश सहनी में हुए विवाद पर संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। संजय जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विद्वानों की मूर्ति लगाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कोर्ट के आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आज्ञा नहीं मिली है। मुख्यमंत्री को आज्ञा नहीं मिली तो दूसरे को मूर्ति लगाने का आदेश कहां से मिल जाएगा। यूपी पुलिस और मुकेश सहनी में हुए विवाद पर संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। पतरातू प्रखंड के भूरकुंडा में विशेष सेवा मंडल समिति के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला पार्षद डॉली देवी उपस्थित रही। आपको बता दें कि 1999 के भारत पाक कारगिल युद्ध लड़ चुके पतरातू प्रखंड के भूरकुंडा के वीर सपूत सूबेदार HN यादव ने युद्ध में हिस्सा लेकर मस्को घाटी से लेकर तोलोलिंग की पहाड़ियों में चले ऑपरेशन में न सिर्फ अहम भूमिका निभाया बल्कि अपने युद्ध कौशल, जोश और हुनर का लोहा भी मनवाया। करगिल युद्ध के समय उनकी उम्र महज 23 से 24 वर्ष थी। HN यादव के बेटे ने लोगों को बताया कि उनके पिता ने देश की सेवा के लिए ही जन्म लिया था। उनके बलिदान पर हम सभी को गर्व है। इनके उत्कृष्ट कार्यों, सार्थक कर्तव्य निष्ठा और कार्य दक्षता पुरुषार्थ के लिए सेना के आला अधिकारी भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। इस विशेष मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। लातेहार जिला के सदर अस्पताल में फाइलेरिया
उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त अबू इमरान, लातेहार विधायक बैजनाथ राम और मनिका विधायक रामचंद्र सिंह और सिविल सर्जन संतोष श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम शुभारंभ के पश्चात रोग से बचाव को लेकर फाइलेरिया दवा की जरूरत पर उपायुक्त अबू इमरान ने जनता को जानकारी दी। साथ ही लोगों से ये फाइलेरिया की दवाई सेवन को लेकर अपील भी की, जिससे लातेहार जिला को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी बूथों में 26 जुलाई से 28 जुलाई तक दवा खिलाई जाएगी। वहीं सहिया और स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा घर घर जाकर 29 और 30 जुलाई को दवा खिलाई जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की कोयला राजधानी धनबाद के विकास के लिए सूबे की सरकार गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने नया खाका तैयार किया है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ जिले के चहुमुखी विकास के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। भविष्य की रणनीति को लेकर साधना न्यूज से खास बातचीत में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। दूसरा, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं विशेष रूप से जिनके लाभुक रिमोट स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आम पब्लिक हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनका सही से कार्यान्वयन हो, आम लोगों को उनका लाभ मिले। पेंशन योजनाएं हैं, पीडीएस है, अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों तक कैसे प्रभावी रूप से पहुंचे, वो एक महत्वपूर्ण फोकस एरिया है। दूसरा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वर्क प्रोजेक्ट्स फील्ड में चल रहे हैं, तो वो समय से पूरे हों, गुणवत्तापूर्ण उनका काम हो। उनमें कई बार कई व्यवधान स्थानीय स्तर पर आते हैं जिनकी वजह से उनका कार्यान्वयन स्लो होता है, तो समय समय से उनकी समीक्षा हो ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन, आधारभूत जो संरचनाओं से संबंधित कार्य हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन समय से हो, वो एक प्राथमिकता है। कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, DFCCIL है, BCCL क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके कार्य प्रगति पर हों, समय से चलें, सुचारू रूप से चलें, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है। दूसरा, धनबाद एक प्रमुख खनन जिला जिसको हम लोग कहते हैं वो है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोयला का व अन्य खनिजों का खनन होता है, तो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज प्रभावी रूप से और राज्य सरकार के खनन विभाग के और जनरल जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन में सही तरीके से हो। राज्य सरकार को जो लक्षित राजस्व है उसकी प्राप्ति हो, किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां नहीं हो, अवैध खनन नहीं हो, उन सब के बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई है, जो इन्फोर्समेंट है, वो फील्ड पे सुनिश्चित हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी रूप से मेंटेन रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, तो बहुत सारी चीजें हैं और सब पर जिला प्रशासन का फोकस है कि प्रभावी रूप से हम लोग उसको फील्ड पर कार्यान्वयन कर सकें, ऐसा प्रयास। देखिए, उसमें झरिया रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो फॉर्म किया गया है इसी काम के लिए,
और जैसा कि आपको जानकारी है कि बड़ी संख्या में चूंकि लोग वहां पर हैं, एक बड़ा क्षेत्र है जहां से लोगों को रिहेबिलिटेट करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाना है। फ्लैट का निर्माण, बाकी सुविधाओं के लिए जमीन का चिन्हितीकरण और योजनाओं का क्रियान्वयन, तो एक लंबी प्रक्रिया है। प्रशासन का प्रयास ये है कि जो टाइम फ्रेम उसमें निर्धारित हुआ है फेज वार, उसको स्थानीय जो लोग हैं उनके सहयोग से उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए, और जो कार्यान्वयन एजेंसीज हैं, JRDA की अपनी बॉडी है, BCCL है, स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है, तो उसको समय से पूरा करते हुए रिहेबिलिटेशन भी, रिसेटलमेंट भी, उसकी कार्रवाई समय से पूर्ण हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर से लेकर और अंचल स्तर तक सभी राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के जो भी मामले हैं, पहले तो उनकी लिस्टिंग हो, कैटेगरी वार किस तरह का इंक्रोचमेंट है, उनकी पूरी जानकारी अंचल कार्यालय में और जिला प्रशासन के पास रहे, और फिर जो BPLE एक्ट है उसके माध्यम से और अन्य जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके माध्यम से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई, वो एक जिला प्रशासन का और विशेष रूप से जो राजस्व सेल है उसका फोकस एरिया है। जो भी अवैध इंक्रोचमेंट के मामले हैं, तो सबसे पहले तो चूंकि धनबाद एक बड़ा जिला है, कई क्षेत्रों में इस तरह के मामले हो सकते हैं, तो GM लैंड पर कुछ जगहों पर संभव हो सकता है कि GM जंगल झाड़ी या फॉरेस्ट लैंड पर भी इंक्रोचमेंट के केसेज हों, तो उनकी पहचान करके, उनकी लिस्टिंग करके एक इन्वेंट्री तैयार हो, एंड देन सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उसमें प्रायोरिटाइज करके पहले जो प्राइम एरियाज के लैंड हैं, बड़े चंक्स हैं, बड़े लैंड प्लॉट हैं, वहां से, और देन फिर उसको ग्रेडेशन के हिसाब से इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई और अन्य आवश्यक जो कार्रवाई है वो समय से सुनिश्चित कराएं। तो वो हर मामले में पूरा फॉलोअप जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। देखिए, खनन विभाग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश इस संबंध में कि वैध तरीके से माइनिंग, वैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिंग, उसके जो प्रावधान है, जिला प्रशासन का, खनन विभाग का यह प्रयास है कि वो उसको सख्ती से लागू कराया जाए और फुल फोर्स में लागू किया जाए। जहां पर भी अवैध चाहे खनन के, ट्रांसपोर्टेशन के या स्टॉकिंग के मामले आते हैं, जो निर्धारित लक्ष्य है या पर्पज है, उसके अलावा मिनरल के डाइवर्जन के मामले आते हैं, तो उन सब मामलों को चिन्हित करते हुए कठोर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। डेडिकेटेड फोर्स जो जिला खनन की टीम है उनको उपलब्ध कराई गई है। पुलिस प्रशासन के साथ में रूटीन समन्वय उसका किया जा रहा है, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स एक इसी काम के लिए गठित है, जिसमें उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी उनके क्षेत्र में इलीगल माइनिंग के क्या मामले आए हैं, उनमें क्या कार्रवाई हुई है, तो उसका भी एक मंथली रिटर्न सभी पदाधिकारियों से मांगा जा रहा है। जिन मामलों में FIR हुई है उनको फॉलोअप करके अगले लॉजिकल लीगल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए, ये प्रयास है। तो ये बिल्कुल प्रशासन का फोकस, और ये सुनिश्चित किया जाएगा इस चीज को कि अवैध माइनिंग और उससे संबंधित जो एक्टिविटीज है वो नहीं हो। देश भर में आज शहीद हुए सैनिकों को याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई कारगिल युद्ध में सैनिक शहीद हुए थे। वहीं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद सैनिकों को याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों के जयकारे लगाए गए। इस दौरान मुरलीधर तिवारी ने नगर परिषद साहिबगंज से प्रतिमा स्थल की नियमित साफ सफाई की मांग की। वहीं स्थानीय विधायक राजमहल अनंत ओझा से शहीद स्मारक के ऊपर शेड लगाने की मांग की है। इस अवसर पर नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष अनवर अली, सचिव अखंड भारत सेवा समिति श्याम सुंदर पुद्धार, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव सहित अन्य उपस्थित रहे। साहिबगंज जिलेवासी कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आज शहीद स्मारक स्थल पर अखंड भारत सेवा समिति साहिबगंज के द्वारा हम लोगों ने शहीदों को स्मरण किया, उनकी शहादत को याद किया और उनके चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। जयकारों के साथ हम उनको सत सत नमन करते हैं और आने वाली सदी कभी भी हम शहीद को नहीं भूल सकते हैं। देश को आजाद हुए 74 वर्ष होने को आया है, लेकिन कटिहार का हरियाबिर गांव आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। ग्रामीण वासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि को अवगत करा चुके हैं, लेकिन विधायक ग्रामीणों की पुकार सुनने को राजी नहीं है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि आज तक गांव में एक ढंग का पुल तक नहीं बन पाया। वहीं लोग चचरी पुल के सहारे नदी पर पार करते हैं, जो बार बार टूट जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने
जाने में काफी परेशानी होती है, जिसके कारण ग्रामीणों ने इस सरकार से पुल के निर्माण की मांग की है। हरियाबेर गांव में विकास की रोशनी से वंचित हैं लोग। पतरातू के आसपास के क्षेत्र में पहली सोमवारी के उपलक्ष्य में सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के तहत कहीं भी भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद लोग कोरोना संक्रमण को नजरअंदाज कर मंदिरों और शिवालयों में सोमवारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में बाबा भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा स्वाभाविक है, क्योंकि सावन का महीना हिंदुओं के लिए पावन महीना होता है। आदिकाल में लोग इस पावन महीने में महाकाल की पूजा अर्चना करते आए हैं। ऐसे में श्रद्धा डर से ऊपर है। आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है। इस अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को शिव पूजा की अनुमति मंदिर प्रबंधन ने दी है। इस दौरान प्रथम सोमवार को लेकर भक्तों में उत्साह भी खूब देखा गया। हर तरफ माहौल शिवमय हो गया। बता दें कि मोकामा प्रखंड के शिवनार ग्राम स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भी भक्तों को सीमित संख्या में पूजा की इजाजत दी गई। सावन सोमवार का पहला दिन, जहां शिव भक्त लंबी लंबी कतारों के साथ मंदिर में जुट रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन महीने का आज पहला सोमवार है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। वहीं गुमला के खागरा प्रखंड मुख्यालय से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवकी बाबा धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां प्रत्येक वर्ष कई श्रद्धालु काफी दूर दूर से आकर जल अभिषेक और पूजा पाठ कर मनोकामना मांगते हैं। लोहरदगा, गुमला, रांची से भी भक्त की मंडली यहां आती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि देवकी बाबा धाम मंदिर मुख्य मंदिर में भोले बाबा की शिवलिंग खुद ही खुदाई के समय पर निकले थे, जिसके बाद से लोगों ने आस्था पूर्वक उनके स्थान पर पूजा अर्चना शुरू की। अब लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहां पूजा करने आते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।